गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और देखिए, हमारे चैनल से हम लोग आप लोगों को लगातार वीडियोज पहुंचा रहे हैं और आप लोगों से रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। अब चूँकि हम लोगों ने एक नए क्षेत्र में कदम रखा है कि हम लोग ऑफलाइन तो सारी क्लासेज यहाँ पढ़ाते ही हैं, आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास हुई, एकेडमिक क्लास हुई, लेकिन उसके साथ में आप लोगों के ये 12th के साथ में हम लोगों ने एयरफोर्स ने भी कॉम्पिटिशन की क्लासें शुरू की हैं जो आप लोग फिलहाल पढ़ रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमें इसी तरह मिलता रहे, तो हमें बहुत खुशी का एहसास होता है कि बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ सदस्य हैं, कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान साथी हैं जिनका समर्थन हमें मिल रहा है। बस मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों से मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक चीज़ ज़रूर मैं मांगूंगा आपसे। जैसे आप हो तो क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते कि आप लोग अपने साथ में केवल एक सब्सक्राइबर बढ़ा सको। मैं केवल मेरी वीडियो देखने वाले उस हर कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सपोर्ट करते हुए केवल एक काम करना, चैनल शेयर करना वो एक अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को एक सब्सक्राइबर बढ़वाना है। जो बच्चा वीडियो देखेगा उसको मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़वाना है, और एक सब्सक्राइबर बढ़वाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं अपने किसी भी दोस्त के फ़ोन से सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा। आप सब लोगों पर एक चीज़ की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़वाना है, हर बच्चे को एक सब्सक्राइबर बढ़वाना है। जो भी वीडियो देखेगा वो एक बढ़वाएगा, बस इतना कर दीजिए तो आप लोगों का समर्थन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमें बहुत खुशी होगी। चलिए अब हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं। तो भगवान का नाम लेते हुए हम लोग अपना सिलेबस शुरू करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग शुरू करेंगे आपके आज की क्लास में तरंग यानी वेव। असल में वेव है क्या, तरंग क्या है, ये समझना है हमें। कितने प्रकार की हैं, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ना है, और इसी अध्ययन को आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे पार्ट के तौर पर। हम लोगों को वेव पढ़ना है क्योंकि हमारा जो आज टॉपिक है वो है विद्वान साथियों वेव थ्योरी। वेव थ्योरी जो आपके हर कंपटीशन में एक दो सवाल आपके सामने लेकर आती है। एयरफोर्स नेवी का हो तो इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आपका रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 12th क्लास में भी, 11th क्लास में भी इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसा आता है। ये जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी में सबसे पहला नाम है तरंग। क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हो। तरंग होता है किसका, आपके ऊर्जा का रूप, और ऊर्जा का रूप, और ये गति किसके रूप में करता है, विक्षोभ के रूप में। तरंग जो है वो असल में किसका रूप है, ऊर्जा का रूप। और कैसा रूप, देखिए अगर कोई भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अगर कोई भी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम की सहायता के स्थानांतरित हो सके। मान लीजिए कि यह है कोई ऊर्जा स्रोत, यहां से ऊर्जा निकलेगी तो ऊर्जा बिना किसी सहायता के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो, तो इस संचरण में वह जिस रूप का उपयोग करती है, जिस विक्षोभ का उपयोग करती है, उस विक्षेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग। क्या कहते हैं, तरंग। तो तरंग में इंपॉर्टेंट है कि जो तरंग है उसमें आपका माध्यम गति नहीं करता। जब हम लोग तरंग के बारे में पढ़ते हैं तो तरंग में माध्यम गति नहीं करेगा। तरंग असल में ऊर्जा का एक रूप होता है जिस रूप में वह विक्षोभ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम की गति के स्थानांतरित हो सके। मान लो यहां पर आग जल रही है बेटा, ठीक है, आग जल रही है, तो यहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो किसी स्थान बी तक पहुंचेगी, तो वो किस रूप में पहुंचेगी, बिना माध्यम की गति किए, तो वह पहुंचेगी विक्षोभ के रूप में। उस विक्षोभ को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग। आपने जहां भी देखा होगा तरंगों को ऐसे ही शो करते हैं, ये विक्षोभ का रूप है जिसको क्या कहा जाता है, तरंग। क्लियर है। अब ये हमें पता चल गया कि असल में तरंग है क्या। तरंग तो एक ऊर्जा का रूप है, और जब ऊर्जा बिना माध्यम की गति के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो वह जिस रूप में गति करती है उस रूप को क्या कहते हैं, आपकी तरंग। अब तरंग है कितने प्रकार की, तरंग के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो देखिए आपके तरंग के मैं आपको सबसे पहले 3 प्रकार पढ़ाऊंगा। आपके तरंग के कितने प्रकार पढ़ाऊंगा बेटा, 3 प्रकार।
सबसे पहली तरंग यांत्रिक, दूसरी बेटा अयांत्रिक, अयांत्रिक तरंगे या फिर बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद में आपकी अंतिम है बेटा द्रव्य तरंगे। हम लोग जब तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे तो तरंगों के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3। यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक या वैद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंग। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आपका पार्टिकुलर वेव्स यानी आपकी द्रव्य तरंगें। जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स की जो वेव होती हैं उन वेव को क्या कहते हैं? आपके द्रव्य तरंगे। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जब हम लोग बात करते हैं तो आपको इतना पता चल गया कि तरंगे हैं कितने प्रकार की। सबसे पहले यांत्रिक तरंगे, दूसरी अयांत्रिक तरंगे और तीसरी द्रव्य तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके दोनों के नाम है ये। और एक है मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगे। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक की। तो देखिए आपकी यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं और क्या होती हैं? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो यांत्रिक तरंगे होंगी ऐसी होंगी जो किसी द्रव्य कण से उत्पन्न होती हैं। किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में, किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम यानी जिसमें कोई द्रव्य हो, कोई भी पदार्थ हो, उस माध्यम में उत्पन्न होती हैं यांत्रिक तरंगें। और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें वो तरंगें जो किसी भी माध्यम में उत्पन्न हो, किसी भी द्रव्य कण से उत्पन्न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें। और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आपके ठोस पदार्थ हैं, आपके द्रव पदार्थ हैं, आपके चट्टान हैं, इनमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं? यांत्रिक तरंगें। कौन सी तरंगें? यांत्रिक तरंगें। याद रखिए। अब इनके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ध्वनि तरंगें, कौन सी? ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें कैसी हैं? यांत्रिक तरंगें हैं। तो यांत्रिक तरंग वो है जिनके जो उत्पन्न होती है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, किसी माध्यम में ही उत्पन्न होंगी और किसी द्रव्य कण से उत्पन्न होंगी, किसी भी पार्टिकल से उत्पन्न होंगी। इनमें की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? ठोस में, द्रव में और चट्टानों में। ठोस पदार्थों में, द्रव पदार्थों में और चट्टानों में ये उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि तरंगें, इसका मतलब ये है कि ये तरंगें आपकी गैसों में उत्पन्न नहीं होती। आपकी जो यांत्रिक तरंगें हैं वो आपकी गैसों में उत्पन्न बिल्कुल नहीं होंगी। यांत्रिक तरंगें गैसों में उत्पन्न बिल्कुल नहीं होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं अयांत्रिक तरंग या फिर वैद्युत चुंबकीय तरंग। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी वे तरंगे जो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। निर्वात में संचरित हो सकती हैं वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जो तरंगे माध्यम में भी गति कर सकती हैं और तुम्हारे निर्वात में भी गति कर सकती हैं, उनको क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इनकी उत्पत्ति होती है विद्युत क्षेत्र। इनकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? यांत्रिक तरंगों की उत्पत्ति होगी किसी भी माध्यम में द्रव्यात्मक कण से, और आपके वैद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंगों की उत्पत्ति होगी विद्युत क्षेत्र व आपके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से। लंबवत अध्यारोपण से जब आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के प्रति लंबवत अध्यारोपित होते हैं तो कौन सी तरंग का निर्माण होता है? आपके अयांत्रिक तरंग या वैद्युत चुंबकीय तरंग का। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन हैं? एग्जाम्पल हैं गामा तरंगें, आपके रेडियो तरंगें जो आप रेडियो में यूज करते हो, रेडियो तरंगें, आपके एक्स किरणें, एक्स किरणों के बाद में अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगों के बाद में और कौन है? आपकी प्रकाश तरंगें, आपकी प्रकाश तरंगें। आपको पता है प्रकाश जो होता है वो सूर्य से धरातल तक आता है।
सूर्य से धरातल तक आने में पहले अंतरिक्ष पार करना पड़ता है उसको, और अंतरिक्ष के बाद में वह पृथ्वी के माध्यम में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो प्रकाश तरंगें ऐसी होंगी जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो वो कौन सी तरंगें हैं? अयांत्रिक तरंगें। कौन सी तरंगें हैं? अयांत्रिक तरंगें। तो आप लोगों ने दो तरंगें पढ़ी हैं, कौन कौन सी? आपकी पहली द्रव्य यांत्रिक तरंगें, दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी हैं? आपकी अयांत्रिक तरंगें यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें वो हैं जिनके जो द्रव्यात्मक माध्यम किसी द्रव्य कण से उत्पन्न होती हैं, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कहाँ कहाँ पर उत्पन्न होती है? ठोस, द्रव और चट्टानों में, गैसों में ये तरंगें उत्पन्न नहीं होती। आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं, आपके गैसों में ये तरंगें उत्पन्न नहीं होंगी। अयांत्रिक तरंगें या वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये उत्पन्न होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अध्यारोपण से, जैसे गामा तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, अवरक्त तरंगें और प्रकाश तरंगें। अब आ जाता है द्रव्य तरंगें। ये तरंगें उत्पन्न होती हैं द्रव्य कण की गति के दौरान। द्रव्य तरंगें यानी मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जनरेट होंगी किसी मैटर की वजह से। मैटर की वजह का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी द्रव्य कण और गति कर रहा है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट खेलते हुए आप लोगों ने एक बॉल को फेंक के मारा, आपके बॉलर ने बॉल को कराया, तो जब बॉलर बॉल कराता है बैटमैन की ओर, तो जो जब बॉल गति करेगी तो वह एक द्रव्य कण होगी। कौन होगी? द्रव्य कण यानी मैटर होगी वो। तो वो मैटर जब गति करेगा तो गति के दौरान उनसे कुछ तरंगें संबद्ध होती हैं, उनके साथ कुछ तरंगें संबद्ध होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। जिन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। कोई भी द्रव्य कण जब गति करता है तो गति के दौरान उनसे जो तरंगें संबद्ध होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। उसके बाद में ये उत्पन्न किन किन के साथ होती हैं? आपका इलेक्ट्रॉन है, हमेशा परमाणु में गति करता है। आपका प्रोटॉन है, हमेशा नाभिक में स्थिर रहता है या फिर बाहर मुक्त अवस्था में रहेगा तो गति करेगा। उसके बाद में आपका परमाणु है, आपके अणु है, इनकी गति के दौरान इनके साथ जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। आपको याद रखना कि ये जो द्रव्य तरंगें होंगी, अब द्रव्य तरंगों का इतना तो पता चल ही गया हमें कि ये कहाँ कहाँ उत्पन्न होंगी? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, परमाणु अणु के कारण, और ये किसी भी कण की गति के दौरान होंगी। यानी ये किसी भी कण की स्थिरावस्था में, किसी भी कण की स्थिरावस्था में उत्पन्न नहीं होती। इनके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है कि इनके लिए क्या करना पड़ेगा? गति करनी पड़ेगी कण को। ठीक है, तो आप लोगों के तरंग है क्या? तरंग तो बेटा एक ऊर्जा का रूप होता है। जैसे ऊर्जा के विक्षोभ, जब ऊर्जा एक विक्षोभ के रूप में किसी माध्यम में गति करेगा, तो याद रखना जब कोई भी ऊर्जा का विक्षोभ माध्यम में गति करता है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। चलो ये चीज़ मैं आगे समझा दूंगा अभी। तो विक्षोभ के रूप में जब ऊर्जा गति करती है तो वह रूप ही क्या कहलाता है? तरंग। माध्यम गति नहीं करेगा, खुद ऊर्जा स्थानांतरित होती है बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तरंगे मुख्यतः कितने प्रकार की? यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। ये चीज़ पढ़ी है आप लोगों ने। यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इनको पढ़ना है। इनको लिखना हो उन्हें लिखिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। अब मैं इसको मिटाकर अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं तरंगों के अगले प्रकार पर। तरंगों का अगला प्रकार क्या है? तो देखिए, अगला प्रकार जिसमें हम लोगों के तरंगों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है, तो देखिए आपके माध्यम की गति के आधार पर, माध्यम की गति के आधार पर तरंग के प्रकार। अगर मान लो कोई भी माध्यम है और उसके कण कोई ना कोई गति करते हैं तो कितनी प्रकार की तरंगें होती, समझना है। उससे पहले मैं जो कह रहा हूं वो समझिए। आप सोचिए किसी माध्यम में स्थान ए से स्थान बी तक तरंगे जा रही हैं, तरंगे जा रही हैं, इसका मतलब क्या? ऊर्जा का विक्षोभ जा रहा है। तो क्या यहाँ माध्यम में जो कण हैं, क्या माध्यम में जो कण हैं, क्या वो कण ऊर्जा ग्रहण नहीं करेंगे? वे कण ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेंगे? कंपन गति करेंगे। कोई ऐसे कंपन गति कर रहा है, कोई ऐसे 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 कर रहा है, यानी हर एक कण कंपन गति करेगा।
जब इस ऊर्जा को ग्रहण करके ये कण, कोई कण ऐसे कंपन करे, कोई ऐसे करे, जब ये कण कंपन गति करेंगे यानी माध्यम के कण गति कर रहे हैं, उस आधार पर तरंगों के दो प्रकार होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना है इन्हें। देखिए, सबसे पहला है आपका अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा कौन है? अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है, आराम से सुनना। सबसे पहले मैं समझाता हूं अनुप्रस्थ को और अनुदैर्ध्य को, दोनों को एक साथ समझाएंगे। तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग जिसके संचरण में, वह तरंग जिसके संचरण में, आपको इतना तो पता ही है कि माध्यम के कण कंपन गति करेंगे, तो माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करें। सारी चीजें एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। कंपन करें, वो है आपकी अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य कौन है? वह तरंग जिसके संचरण में, वह तरंग जिसके संचरण में आपके माध्यम के कण, वह तरंग जिसके संचरण में माध्यम के कण आपकी तरंग संचरण की दिशा में कंपन करें। मतलब आप सोचिए, ये तरंग जा रही है और जिस माध्यम के कण, जब वह तरंग जिसके संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करें, ऐसे ऐसे कंपन करें। तरंग जा रही है इधर और ये ऐसे लंबवत कंपन कर रहे हैं, जिस तरंग के संचरण में ऐसा हो वो है अनुप्रस्थ। वो कौन है? अनुप्रस्थ। और जिसमें ऐसा हो, तरंग जा रही है ऐसे और माध्यम के कण ऐसे कंपन गति कर रहे हैं, ठीक है, तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में तरंग ऐसे जा रही है और उसके ऐसे ही कंपन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। जिस तरंग के संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करें उन्हें कहेंगे अनुप्रस्थ, और जिसमें तरंग संचरण के अनुदिश ही कंपन करें उन्हें क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य। जैसे आपकी कोई तनी हुई डोरी होती है, तनी डोरी में उत्पन्न तरंग। देखना जरा, डायग्राम बना रहा हूं। ये दो स्टैंडों के बीच में आपने डोरी को तना हुआ, कसा हुआ बांध दिया और डोरी को पकड़कर छोड़ दिया यहां से ऐसे। तो बोलो ये ऐसे कंपन गति ऐसे कंपन करेगी कि नहीं करेगी? जब आपने इस डोरी को नीचे खींचकर और छोड़ दिया तो ये ऐसे कंपन करेगी डोरी। अगर कोई कपड़े सुखाने वाली डोरी है जो तनी हुई बंधी हुई है, वो फिर ऐसे कंपन करेगी। तो सोचिए इसमें कंपन हो रहे हैं ऊपर और नीचे। तरंग कहां से जाएगी? जैसे मान लो ये स्थान है ए और ये स्थान है बी, तो यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक जो तरंगे उत्पन्न होंगी, जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो तरंगे कौन सी होंगी? आपकी बेटा ए से लेकर बी तक, यानी तनी हुई डोरी में जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ। कौन सी? अनुप्रस्थ। तो दो परिभाषाएं, पहली अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वो हैं जिनके संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन गति करती हैं, और आपके वह तरंग जिसके संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करें उसको क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग। याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंग उन्हीं पदार्थों में उत्पन्न होगी जिन पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण हो। जिन पदार्थों में प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का गुण हो, ये तरंग उन्हीं में उत्पन्न होगी। और याद रखना, ये तरंगें उत्पन्न होती हैं सभी ठोस पदार्थों में। सभी ठोस पदार्थों में आपके द्रव की ऊपरी सतह पर,
द्रव की ऊपरी सतह पर। आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं सभी ठोस पदार्थों में उत्पन्न होंगी, द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न होंगी। सभी ठोस पदार्थ और द्रव की ऊपरी सतह इन पर उत्पन्न होंगी अनुप्रस्थ तरंगें। आपके गैसों में ये तरंगें उत्पन्न नहीं होती, गैसों में ये तरंगें उत्पन्न नहीं होती। अब जैसे आपकी है प्रकाश तरंगें, याद रखना प्रकाश तरंगें हैं वो कौन सी हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कौन सी हैं? अनुप्रस्थ। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य की। अनुदैर्ध्य तरंगें वे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तो ये जो तरंगें हैं आपके सभी ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस सभी पदार्थों में एक साथ उत्पन्न होती हैं। मतलब अनुदैर्ध्य तरंगें ठोसों में भी उत्पन्न हो सकती हैं, द्रवों में भी उत्पन्न हो सकती हैं, गैसों में भी उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद आपकी जो ध्वनि तरंगें हैं वो कौन सी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो कौन से प्रकार की तरंगें हैं? अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगें हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य। जबकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ। समझ गए या नहीं? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति आपकी अनुदैर्ध्य और प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ। तो तरंगों के दो प्रकार पढ़े हम लोगों ने, सबसे पहला अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग वो हैं जिनके संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करें। अनुप्रस्थ में तरंग संचरण के लंबवत कंपन होंगे, जैसे तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगें। जिन पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण होगा उनमें ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होंगी। ठोस पदार्थों में द्रव की ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। गैसों में तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं। अनुप्रस्थ आपकी प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और वो तरंगें जिनके संचरण में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। सभी ठोसों में, द्रव में और गैस में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। और ध्वनि तरंगें कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखिए, फिर हम कुछ आगे के पॉइंटों पर बात करेंगे। चलिए चलिए यहाँ तक, या फिर वीडियो पॉज करके जिन्हें नोट करना है वो नोट कर लीजिए। अब कुछ आप लोगों को स्पेशल पॉइंट कराए जाते हैं। देखिए, आपसे कोई पूछे माध्यम की गति के आधार पर तरंग के कितने प्रकार? तो दो, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। ठीक है। उसके बाद में सामान्य अवस्था में तरंगों के कितने प्रकार? तीन, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। देखिए नोट, सबसे पहला, अगर कोई आपसे पूछ ले समुद्र में या पानी में उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं, कोई आपसे पूछे, अक्सर करके कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आते हैं, सीधे फंडामेंटल क्वेश्चन आता है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्चुअल, आप लोगों को वही याद रखने हैं बस। अगर कोई आपसे पूछे समुद्र में तरंगें कैसी उत्पन्न होती हैं, तो आपको पता है समुद्र में पानी भरा हुआ है, समुद्र में यह है द्रव की सतह, यह है द्रव की सतह। तो मैंने क्या कहा था, कोई भी द्रव है उस द्रव की सतह पर कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? अनुप्रस्थ। कौन सी? अनुप्रस्थ। तो सबसे पहले समुद्र में कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो गई साहब। क्योंकि देखो आप समुद्र की सतह पर पानी, तालाब, कोई भी जगह हो उसमें आप ना पत्थर फेंक देना तो उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसे जो लहरें उत्पन्न होती हैं पानी में, तालाब में, वो लहरें ऐसे चलती हैं। अब देखो तरंग जा रही है ऐसे, और कंपन कहाँ की ओर हो रहे हैं? ऊपर की ओर और नीचे की ओर। लहर उत्पन्न हो रही है तो कभी ऊपर जा रही है और कभी नीचे जा रही है। तो ये जो लहर उत्पन्न हो रही है उसमें कण, जो जल के कण हैं वो ऊपर नीचे कंपन करते हैं तरंग संचरण के लंबवत। इस वजह से कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ। लेकिन सोचिए अगर इस तरंग को अंदर जाना होगा तो अंदर कब जा सकती है? आपके माध्यम के कण ऐसे जल के अणु कंपन गति करेंगे तो वो तरंग जा रही है नीचे, और वो कंपन भी नीचे यानी तरंग संचरण की दिशा में कर रहे हैं। तो कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। आप लोगों को इतना डेप्थ में समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना है कि समुद्र में जो तरंगें उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों उत्पन्न होती हैं। तालाब में उत्पन्न तरंगें, समुद्र में उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, अगर आप लोगों को ध्रुवण करना हो, क्या करना हो? ध्रुवण एक घटना आती है,
ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखे हैं कि ध्रुवण किन तरंगों का संभव है। तो याद रखना, ध्रुवण जो तरंग संभव है केवल किनका, अनुप्रस्थ तरंगों का संभव है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो ध्रुवण जो है वो प्रकाशिक घटना है। ध्रुवण किसकी घटना है? प्रकाशिक। इसमें आ रही है प्रकाश, प्रकाश यानी प्रकाश तरंगे। और बताइए प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य क्या अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ। कौन सी? अनुप्रस्थ। प्रकाश जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ होती है और ध्रुवण केवल प्रकाश का संभव है। तो फिर बेटा आपका केवल ध्रुवण किन का संभव है? अनुप्रस्थ तरंगों का। तीसरा, आप लोग अच्छी तरह जानते हो भूकंप आता है, तो जब भूकंप आता है तो आपके सतह में दरारें उत्पन्न होती हैं, जमीन हिलती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और उन तरंगों में एक होती है एस तरंग और एक होती है पी तरंग। जब भी भूकंप हो उसके बारे में आप पढ़ना सर्च करके आराम से। जब भी भूकंप उत्पन्न होता है दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, एस तरंग और पी तरंग। एस तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ प्रकार की, एस तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ और पी तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य। अब मान लो जमीन है ये वाली, जमीन पर तरंगे उत्पन्न होंगी तो जमीन पर लहरी उत्पन्न होगी, जमीन तभी तो हिलेगी। तो जमीन यानी धरातल पर भूकंप आते समय धरातल पर कौन सी तरंग उत्पन्न होगी? अनुप्रस्थ। धरातल पर अनुप्रस्थ। लेकिन जो तरंग गति करते हुए धरातल के अंदर तक जाएगी वो कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य। कौन सी? अनुदैर्ध्य। तो जब भूकंप आता है तो दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, एस तरंगे और पी तरंगे। एस तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की और पी तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की। समझ गए? ये थी आप लोगों की तरंगों के बारे में छोटी सी जानकारी। आप लोगों ने आज की वीडियो में केवल तरंगों के बारे में छोटी बहुत जानकारी हासिल की है। तरंगे हैं क्या और हैं कितने प्रकार की, लेकिन आप गौर करो मैंने इनमें ही कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन करवा दिए। मेरे द्वारा कही गई हर एक लाइन क्वेश्चन है, इसलिए इन टॉपिक्स को, ये जो कुछ भी पढ़ाया है इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और याद रखना कि समुद्र में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों एक साथ उत्पन्न होती हैं, कोई एक नहीं। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही संभव है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है, क्योंकि अनुदैर्ध्य है ध्वनि तरंगे और ध्वनि तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है। ठीक है। अच्छा, भूकंप में आपकी एस तरंगे होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की और पी तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की। एक पॉइंट और याद आ गया, चलते चलते उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई पूछे डॉपलर प्रभाव कैसी तरंगों में संभव है, डॉपलर प्रभाव, तो डॉपलर प्रभाव आप जानते हो ध्वनि तरंग और आपकी प्रकाश तरंग दोनों में संभव है। मैंने हालांकि अभी आपको ध्वनि तरंगों का डॉपलर प्रभाव पढ़ाया है, जब ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं प्रकाश तरंगों का डॉपलर प्रभाव पढ़ाऊंगा। बस बता देता हूँ, डॉपलर इफेक्ट जो आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता था वो ध्वनि तरंगों में भी होता है और प्रकाश तरंगों में भी होता है। तो ध्वनि तरंगें कैसी? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश तरंग कैसी? अनुप्रस्थ। तो आपसे पूछ ले कोई कि डॉपलर प्रभाव निम्न में से कौन सी तरंग में संभव है, तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में संभव है। ठीक है। तो हमारे विद्वान साथियों, आज आप लोगों ने जितना कुछ तरंग के बारे में जानकारी हासिल की है, अगली क्लास में हम इससे आगे की जानकारी लेंगे। तरंगों से संबंधित और बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारे गुणधर्म जो कॉम्पिटेटिव है सीधे। ठीक है। तो आज इसको ढंग से पढ़ के आप लोग समझिए और जितना ज़्यादा हो सके अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।